एक अंधकारमय चरण। वहां दो बसें हैं। कोई आपके बस स्टॉप पर पहले पहुंचता है, लेकिन उसके बाद अपने गंतव्य पर देर से पहुंचता है। दूसरी आपके बस स्टॉप पर बाद में पहुंचती है, लेकिन आपको पहली बस से पहले अपने गंतव्य तक पहुंचा देती है। यदि आप सर्विस क्लास से हैं, तो आप पहली बस लेंगे, क्योंकि आप रास्ते पर रहना पसंद करेंगे, यानी हर समय कुछ न कुछ करते रहेंगे। मैंने एक पूर्व बॉस को अक्सर यह कहानी सुनाते हुए सुना था कि कैसे लोग गतिविधि की सार्थकता के बारे में सोचे बिना गतिविधि की दिशा में रुझान रखते हैं। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं खुद इस दुविधा से जूझूंगी। मेरे करियर में पहली बार मैंने एक जगह छोड़ी थी, या यूं कहें कि मुझे छोड़ने के लिए कहा गया था, और मैं उससे बेहतर जगह पर नहीं पहुंचा था। कुछ ऐसा जो किसी के आत्मसम्मान पर बड़ा आघात कर सकता है। जिस बात ने मेरे तनाव को बढ़ा दिया वह यह था कि मेरे पिता को लगातार चिंता करते हुए और मेरे नौकरी से बाहर होने के कारण अत्यधिक असुरक्षित महसूस करते हुए। क्या तुमने कुछ गलत किया कि अलबिंदर को तुम्हें जाने के लिए कहना पड़ा? विशेषकर मेरे पिता के इस सवाल ने मुझे निराशा में डाल दिया। मैं दिल से जानता था कि मैं उद्यमशीलता का रास्ता अपनाना चाहता हूँ। हालांकि इस स्तर पर अत्यधिक थकावट मुझ पर हावी हो गई थी। पिछले 2.5 वर्षों में मैंने बहुत अधिक कार्यभार संभाला है और बहुत सी समस्याओं का समाधान किया है। आखिरकार मैंने दूसरी बस में चढ़ने के लिए समय निकालने और बीच के समय का उपयोग लोगों से मिलने और अपना रास्ता जानने के लिए करने का निर्णय लिया। संपर्क करने वाले स्पष्ट लोग मेरे बैचमेट थे जो उद्यमी बन गए थे, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि बहुत से लोग किसी भी समर्थन के साथ आगे नहीं आ रहे थे। मेरी शुरुआती मुलाकातों में से एक अंशु शर्मा के साथ थी, जिन्होंने मैजिक पिन की स्थापना की थी, जो एक ऐप है जो स्थानीय व्यवसायों की खोज में सहायता करता है। जब मैंने उनके कार्यालय में उनके व्यवसाय को समझने में कुछ समय बिताया, तो बातचीत क्षणभंगुर थी, क्योंकि मुझे मेरे साथ साझेदारी बनाने में उनकी कोई वास्तविक रुचि नहीं दिखी। फिर भी मेरे आईआईटी और आईआईएम बैचमेट नितिन गुप्ता, जो भुगतान सेवा प्रदाता पेयू इंडिया के संस्थापक हैं, के साथ चर्चा का एक और दौर हुआ। नितिन के पास खुद एक शानदार कहानी है। उन स्मार्ट लोगों में से एक, जिन्होंने आईआईएम में डे 0 1 करोड़ रुपए का प्लेसमेंट हासिल किया था, वह लेहमैन ब्रदर्स में शामिल हो गए। साथ ही उन्होंने खोज गुरु नामक कंपनी की सहस्थापना की, जो स्थानीय खोज के लिए एक बेहतरीन उत्पाद थी। जब उन्होंने लेहमैन में काम करना जारी रखा, तो वे अपने 2 सहपाठियों को पैसे भेजते थे जो उद्यमशीलता उद्यम चलाते थे। विफल होने के लिए बहुत बड़ा सिद्धांत में विश्वास रखने वाले लेहमैन दुर्घटना के कगार पर, उन्होंने अपनी सारी बचत लेहमैन स्टॉक खरीदने में निवेश कर दी। लेहमैन की कृपा से पतन के साथ ही उसका खुद का दिवालियापन भी आ गया। पराजय के बाद जब उन्होंने अपना ध्यान खोज गुरु की ओर लगाया, तो पता चला कि उनके सहसंस्थापक उन्हें बोर्ड में पाकर खुश नहीं थे। अपना सारा पैसा गवा देने के बाद वह जोखिम लेने के प्रति उदासीन हो गए थे और उन्होंने उद्यमिता के नेस्पर्स मॉडल को अपनाने का फैसला किया, जहां उन्हें एक संस्थापक के पद की पेशकश की गई थी, लेकिन काल्पनिक इक्विटी के साथ। एक उद्यमी के लिए नेस्पर्स मॉडल का अनिवार्य रूप से मतलब यह है कि वह धन जुटाने की जिम्मेदारियों के बिना और आमतौर पर 5% की हिस्सेदारी के साथ एक किराए के संस्थापक के रूप में कार्य करता है। इसी मॉडल पर उन्होंने और शैलाज नाग ने पेयू इंडिया का निर्माण किया, जो तब से एक अग्रणी ऑनलाइन भुगतान प्रदाता बन गया है। दरअसल ग्रोफर्स में रहते हुए मेरी नितिन के साथ कई बार बातचीत हुई। हालांकि हमारे उद्यमशीलता विचार मंथन सत्रों से कुछ भी नहीं निकला। इसके बाद जब पेयू ने साइट्रस को खरीद लिया, तो नितिन अचानक चले गए। @eBooksend और इसकी प्रबंधन टीम के रूप में जितेंद्र गुप्ता और अमरीश राव को लाया गया।
उद्यमशीलता क्षेत्र में किसी भी प्रगति की कमी से निराश होकर मैंने अपना ध्यान एक बार फिर नौकरी बाजार की ओर लगाया, लेकिन वहां भी मुझे और निराशा मिली। मुझे उस खुले ऑफर की याद आ गई जो एमेक्स में मेरे बॉस संजय ऋषि ने मुझे तब दिया था जब मैंने नौकरी छोड़ दी थी। हालांकि संजय इस समय तक एमेक्स की एमए टीम के एक हिस्से के रूप में अमेरिका चले गए थे और सिस्टम के भीतर उतने शक्तिशाली नहीं थे। हालांकि उन्होंने मुझे एमेक्स वेंचर्स टीम के संपर्क में रखा, लेकिन वह बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। उस समय तक टाइगर ग्लोबल के कल्याण कृष्णमूर्ति फ्लिपकार्ट में शामिल हुए थे। फ्लिपकार्ट में डिप्टी सीएफओ की भूमिका के लिए उनके दाहिने हाथ वाले व्यक्ति के साथ एक बैठक भी सफल नहीं रही। यह कहना कि मैं निराश था अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक स्टार्टअप के सबसे युवा सीएफओ के रूप में काम करने और 10 गुना मूल्य की कंपनी बनाने के बाद यह विडंबना थी कि व्यवसाय मेरी दक्षताओं का लाभ नहीं उठा रहे थे। विकल्पों के अभाव में मैंने निवेश बैंकिंग की ओर रुख करने का फैसला किया, जो मेरे करियर की शुरुआत थी। 15 मिनट का कार्यकाल। इसी समय मैंने एक प्रतिष्ठित कॉरपोरेट पेशेवर और अर्न्स्ट एंड यंग के पार्टनर प्रशांत सिंघल से बात की, जिन्होंने मुझे अपनी M&A टीम के संपर्क में रखा। जीवंत स्टार्टअप संस्कृति को देखते हुए EY अपने स्टार्टअप अभ्यास के बड़े पैमाने पर होने की उम्मीद कर रहा था और उसने मेरे अनुभव में काफी योग्यता देखी। इस बात से आश्वस्त होकर कि मुझे अंतरिक्ष का बाहरी दृश्य दिखाई देता है और मैं स्टार्टअप की भाषा भी बोलता हूँ, EY ने मुझे एक प्रस्ताव दिया। जबकि प्रस्ताव पर वेतन 1 करोड़ रुपए था, मेरी एकमात्र समस्या यह थी कि वे मुझे साझेदार के रूप में कोई पद नहीं दे रहे थे। हालांकि उनके आश्वासन पर कि मुझे 6 महीने के भीतर भागीदार का पद मिल जाएगा, मैंने प्रस्ताव स्वीकार करने का फैसला किया। EY के एरोसिटी कार्यालय में प्रवेश करते समय मैं अपने पेट के गड्ढे में डूबने की भावना से भर गया। मैंने खुद को गहरे रंग के सूट पहने लोगों को घूरते हुए पाया, हमेशा की तरह गंभीर दिख रहे थे, जबकि कुछ लोग कांच की दीवारों के पीछे बैठे थे, जबकि पदानुक्रम में उनसे कनिष्ठ अन्य लोगों के कार्यस्थल बाहर थे। कार्यालय में मौत जैसा सन्नाटा पसर गया। मैं घबराहट के साथ अपने सीने में घुटन महसूस कर रहा था, मानो मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। जैसे ही मुझे मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर के केबिन में बुलाया गया, मैंने तुरंत कहा, सर, गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई है। मैंने उसे कबूल किया कि माहौल मुझे घुटन में डाल रहा था। यह जानते हुए कि मैं स्टार्टअप क्षेत्र से आया हूँ, उन्होंने मेरी परेशानी को समझा और मुझसे कोई भी आवेश में निर्णय न लेने के लिए कहा। हालांकि मैंने प्रशांत सिंघल को फोन किया और उनसे बहुत माफी मांगी। हालांकि मैं इस बात के लिए आभारी था कि उन्होंने मुझे इस स्थान पर प्रवेश दिलाया, लेकिन अपने जीवन के कारण मैं इसके लिए अभ्यस्त नहीं हो सका। मुझे अंदर से आवाज आ रही है कि मेरा कॉर्पोरेट करियर खत्म हो चुका है। एक आंतरिक आवाज मुझे बताती है कि मेरा कॉर्पोरेट कार्यकाल समाप्त हो गया है। मैंने कबूल किया। उस कॉल के बाद मैं पूरे 15 मिनट बिताकर EY कार्यालय से बाहर आया, जो जीवन भर के समान लग रहा था। बाहर निकलने पर मेरा पहला संवाद मेरे पिताजी से था। उसे बताएं कि मुझे यकीन था कि अगर मुझे ऐसे माहौल में काम करना पड़ा तो मैं मर जाऊंगा। उन्होंने मेरी हताशा को भांप लिया था और उनकी सलाह मेरे लिए बेहद राहत देने वाली थी। अपने दिल की सुनो। इस प्रकार मेरा कॉर्पोरेट कार्यकाल समाप्त हो गया, जिसने कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे छोटा कार्यकाल होने के मामले में एक प्रकार का रिकॉर्ड स्थापित किया था। करोल बाग, नवंबर 2017। लगभग उसी समय जब EY असाइनमेंट आया था, मैं PC ज्वेलर्स के मालिक बलराम गर्ग के साथ फिर से जुड़ गया था। कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपने कार्यकाल के दौरान मैंने उनके साथ मिलकर काम किया था, जिससे उन्हें एक सफल IPO के माध्यम से सार्वजनिक होने में मदद मिली। बलराम गर्ग चाहते थे कि मैं उनके साथ जुड़ूं,
हालांकि मैं लाला के साथ काम करने को लेकर थोड़ा सशंकित था। करोल बाग में स्थित उनकी दुकान, जो अपनी बजट शॉपिंग के लिए जानी जाती है, उन जगहों से बहुत दूर लग रही थी जहां मैंने अब तक काम किया था। हालांकि मेरे पिछले कॉरपोरेट अनुभव को देखते हुए मुझे पता था कि मुझे संभावनाओं के लिए खुला रहना होगा। मूल्य को अनलॉक करने के मेरे बुनियादी कौशल के अनुरूप उनके प्रस्ताव के बारे में मुझे उत्साहित करने वाली बात यह थी कि वह एक नया गोल्ड लोन वर्टिकल बनाना चाहते थे। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि क्या वह उचित पारिश्रमिक देने के लिए तैयार होगा। उनके मुझे बताएं कि आप क्या खोज रहे हैं। मैंने स्टॉक विकल्प के साथ 1 करोड़ रुपए का वेतन मांगा। उनका जवाबी प्रस्ताव निश्चित वेतन के रूप में 85 लाख रुपए और स्टॉक में 3 करोड़ रुपए का स्वीकार्य था। जबकि मैं इस प्रस्ताव से खुश था, मेरा परिवार एरोसिटी में E&Y के पॉश कार्यालय से करोल बाग की सड़कों पर मेरे कदम को लेकर निंदक था। मेरे लिए जो काम आया वह यह था कि मैंने उनके प्रस्तावित स्वर्ण ऋण व्यवसाय में आंतरिक मूल्य देखा। मेरे विचार से किसी व्यवसाय को चलाने के लिए केवल मूल्यांकन ही नहीं बल्कि व्यावहारिकता भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। वास्तव में ग्रोफ्स में एक बात जो मुझे परेशान करती थी वह यह थी कि व्यवसाय लाभदायक नहीं था। मेरे बाहर निकलने के बाद ग्रोफर्स के मूल्यांकन में गिरावट उस व्यवसाय के बुनियादी सिद्धांतों में मेरे विश्वास की कमी की पुष्टि थी। वास्तव में इन सभी वर्षों में ग्रोफर्स के मूल्यांकन में वृद्धि किसी भी ठोस मूल्य सृजन के विपरीत व्यवसाय में नकदी प्रवाह के बराबर रही है। मैं अब एक बनिया लाला से सीखना चाहता था कि ग्राहकों का उपयोग करके एक लाभदायक व्यवसाय कैसे बनाया जाए। मेरा निर्णय हो गया। करोल बाग के लिए दैनिक ड्राइव शुरू हो गई। शॉपिंग हब की गलियों में हर सुबह पार्किंग की जगह ढूंढना एक संघर्ष था। वह अत्यंत कठिन कार्य पूरा हो गया। मैं इसके माध्यम से प्रवेश करूंगा। पीसी ज्वेलर्स का चमचमाता शोरूम, पीछे की गली में कदम रखें और एक खाली कार्यालय में पहुंचे जहां मैं और कोटक के एक पूर्व सहकर्मी निखिलेश गोविल बैठे थे, जो अपना ऑनलाइन व्यवसाय चलाते थे। एक बार काम पर जाने के बाद व्यवसाय योजना बनाने की परिचित रस्म, इस बार स्वर्ण ऋण व्यवसाय के लिए, ने मुझे उत्साहित रखा। मैंने मुथूट और मनप्पुरम समूह के बिजनेस मॉडल सहित बाजार का गहन अध्ययन किया। लगभग इसी समय सुमित मनियार नामक एक सज्जन बेंगलुरु स्थित एक फिनटेक रुपेक लॉन्च कर रहे थे, जो शाखा रहित ऑनलाइन गोल्ड लोन व्यवसाय पर केंद्रित था। उन्होंने हमारी बैठक के अंत में कहा, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे वह मिलता है जिसे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह उनके लिए उतना ही समर्थन है जितना मेरे लिए, जितना मैं इस क्षेत्र में नया था। पीसीजे के स्वर्ण ऋण व्यवसाय को स्थापित करने की कोशिश के अलावा मैंने यह सुनिश्चित किया कि उनका मुख्य आभूषण खुदरा व्यवसाय डिजिटल हो जाए, भले ही यह मेरे जनादेश का हिस्सा नहीं था। इसका मतलब था अपनी दुकानों पर पेटीएम और फोन पे क्यूआर लगाना। इसके अतिरिक्त दुकान की बिक्री और उनकी केंद्रीय खाता टीमों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में आने वाली समस्याओं को देखते हुए मैंने विभिन्न बैंकों के लिए उपयोग की जाने वाली कई अलग अलग कार्ड स्वीकृति मशीनों को पाइन लैब्स पीओएस से बदल दिया, जो बैकएंड पर लेनदेन को समेट सकती थी। बैंकों का अधिग्रहण। मैंने क्विकसिल्वर सॉल्यूशंस, बाद में पाइन लैब्स द्वारा अधिग्रहित, के साथ उनके उपहार कार्ड को भी डिजिटल किया और उनके जमा योजना व्यवसाय को भी। बलराम गर्ग को मेरी पहल पसंद आई और यह तथ्य कि मैं अपनी नौकरी के विवरण तक सीमित नहीं था। इस समय पीसी ज्वेलर्स का स्टॉक रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर कारोबार कर रहा था। 400 बलराम गर्ग अपने खेल में सुधार करना चाहते थे और गोल्ड लोन व्यवसाय के लिए एनबीएफसी लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते थे। हमें नहीं पता था कि विश्व व्यवस्था, जैसा कि हम तब जानते थे, अपरिवर्तनीय रूप से बदलने वाली थी। पीएनबी धोखाधड़ी, सीबीआई ने इंटरपोल से मांगी मदद, नीरव मोदी और अन्य के खिलाफ नोटिस जारी, इंडिया टुडे,
16 फरवरी 2018। नीरव मोदी ने ग्रेट इंडियन बैंक डकैती को कैसे अंजाम दिया, जैसा 23 फरवरी 2018। इस प्रकार अधिकांश दैनिक समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी क्योंकि नीरव मोदी घोटाले का खुलासा होना शुरू हो गया था। हीरा कारोबारी ने पीएनबी के बही खाते में 1.8 अरब डॉलर का छेद कर दिया। यह एक स्वाभाविक परिणाम था कि तनिष्क को छोड़कर सभी आभूषण शेयरों में गिरावट शुरू हो गई। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए बैंकों ने निर्णय लिया कि ज्वेलर्स को दी जाने वाली सभी क्रेडिट लाइनें वापस ले ली जानी चाहिए। मैंने पहली बार बलराम गर्ग को अत्यधिक तनाव में देखा। हालांकि सोने की इन्वेंट्री सबसे सुरक्षित इन्वेंट्री में से एक है, लेकिन उनका अतिरिक्त मुद्दा यह भी था, उनका अधिकांश पैसा दुबई में निर्यात में फंस गया था, जिसकी प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। बाजार ने जल्द ही पीसीजे स्टॉक पर विश्वास खोना शुरू कर दिया। मुझे याद है कि कैसे मुझे कई निवेशकों को यह विश्वास दिलाने के लिए कॉल करनी पड़ी थी कि हमारा व्यवसाय यहीं रहेगा। हालांकि आंतरिक रूप से मुझे यह एहसास होने लगा था कि यह अब अस्तित्व का खेल है। जून 2018 में मैंने बलराम गर्ग के साथ एक बैठक की और उन्हें सूचित किया कि मैं पीसीजे के साथ जारी नहीं रह पाऊंगा। हालांकि वह चाहते थे कि मैं उन्हें कुछ समय दूं, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि बाजार को यह लगे कि उनकी मुख्य टीम बाहर जा रही है। मैंने उनके अनुरोध का सम्मान किया। मैं किसी भी तरह से यह नहीं भूल सकता कि ग्रोफ्स से बाहर निकलने के समय न तो मेरे बैचमेट और न ही मेरे पूर्व बॉस मेरे लिए कुछ कर सके। अगर दो लोग थे जो मेरे साथ खड़े थे तो वे थे E&Y के प्रशांत सिंघल और पीसीजे के बलराम गर्ग। दोनों के लिए मेरे मन में सर्वोच्च सम्मान है। जबकि अधिकांश लोग मेरे पीसीजे कार्यकाल को मेरे करियर पथ में एक कदम पीछे जाने के रूप में देखते हैं, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर मैंने कथित तौर पर उन कुछ कदमों को पीछे नहीं लिया होता तो मैं भारत पे के साथ आगे नहीं बढ़ पाता। मैं यह बात कई कारणों से कह रहा हूँ। पहले तो दुकानदार वाली कहानी पीसीजे से शुरू हुई थी। पीसीजे में ही मुझे एक दुकानदार की समस्या का बयान और एक बनिया व्यापारी की मानसिकता समझ में आई, और इसलिए भारत पे पहेली के अंतिम टुकड़े चमत्कारिक रूप से एक साथ आ गए। इसके अलावा यदि मैं किसी अन्य स्थान पर शामिल होता तो वहां से निकलने की मेरी अवसर लागत बहुत अधिक होती। हालांकि पीसीजे कार्यकाल के अंत में मेरे पास शून्य अवसर लागत थी, खासकर जब मेरा स्टॉक शून्य हो गया था। इसलिए जब वे स्वयं प्रस्तुत हुए तो मैं आसानी से अन्य रास्ते तलाशने के लिए आगे बढ़ सका।